हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सचिन शर्मा, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, एबल एजुकेशन हब अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मोडाइनमिक्स एवं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी वाला पेपर शुरू किया था बच्चों। उस पेपर में हमने बेसिकली कुछ हिस्सा पढ़ा था। उस पेपर में हमने बच्चों एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के लिए हमने एक लाइन पढ़ी थी। वो लाइन हमने पढ़ी थी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स वैलिड रहेंगी और हमें फॉलो करनी पड़ेगी कोई दी गई गाइडलाइंस और यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में दिए गए हिंट्स का। तो अगर इस लाइन को हम ऐसा का ऐसा याद रखते हैं बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में ही, कि अगर हमें ये लाइन ऐसी की ऐसी याद रहती है, इसका सीक्वेंस यही याद रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पेपर के एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे बच्चों। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे रहेंगे उस समय हमें ये एक क्वेश्चन, अगर ये सीक्वेंस में ये लाइन याद रहती है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ गाइडलाइंस की लास्ट क्लास में बात की थी। हम आपको बच्चों कुछ गाइडलाइंस देंगे, उन गाइडलाइंस को आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकें और थ्योरी के मेजर क्वेश्चंस के हिस्से को भी आप इससे इजीली हल कर पाएंगे। लगभग 33 नंबर के पेपर में से बच्चों आपका जो हिस्सा होगा वो लगभग, ये मैं मान के चलता हूँ कि 17 से 18% इसी एक लाइन पर निर्भर, 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर केवल एक इसी लाइन पर निर्भर होगा। लगभग 50% का क्वेश्चन पेपर इसी लाइन पर निर्भर करता है बच्चों। तो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। हमने इस पे के लिए कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी बच्चों। पहली गाइडलाइन हमने ये पढ़ी थी कि ये लाइन ऐसी की ऐसी सीक्वेंस में याद रहनी चाहिए बच्चों हमें। दूसरी हमने ये पढ़ी थी कि हम इसकी लाइन की कोडिंग किस प्रकार से करते हैं। हमें 8 पॉइंट पता थे, एस पी टी वी एफ जी यू एच। इन स्थितियों में पहले 4 पॉइंट सांख्यिक ऊष्मागतिक प्राचल थे और अगले 4 पॉइंट ऊष्मागतिक ऊर्जाओं के रूप में पढ़ते थे बच्चों। हम यहाँ तक की स्थिति की बात की थी हमने, उसमें हमने दूसरी कोडिंग पढ़ी थी। तीसरी गाइडलाइन हमने पढ़ी थी बच्चों की, एस और पी बिना अवकलन के आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। एस और पी जब भी अकेले आते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ डिफाइन किए जाएंगे बच्चों। चौथी स्थिति हमने पढ़ी थी कि ऊष्मागतिक ऊर्जाओं में परिवर्तन को किस प्रकार से देखेंगे बच्चों। तो हमने ये परिवर्तन देखा था। मैं एक परिवर्तन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से हम सभी परिवर्तनों की स्थिति को एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों। मैं एक परिवर्तन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में इसे एक्सप्लेन भी किया है, आप अपने प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं। बाकी मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे u को डिफाइन करना है, u को डिफाइन करना है, तो u के लिए मैं परिवर्तन देखूंगा तो u में परिवर्तन u के आसपास वालों के कारण आएगा। देखो, आज अगर मैं बात करता हूँ, मुझ में अपने अंदर परिवर्तन देखना है, तो मेरे में परिवर्तन सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा आना? अपने आसपास वालों से परिवर्तन देखना शुरू करूँगा। मैं अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी लोग रह रहे होंगे उनसे सीखूँगा कि वो अपने दिनचर्या को किस तरीके से, रूटीन वर्क को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उनके अकॉर्डिंग मैं अपने अंदर बदलाव लाना चाहूँगा। तो यू भी अपने अंदर बदलाव या परिवर्तन लाना चाहेगा तो अपने आसपास वालों के कारण लाएगा बच्चों। तो यू में परिवर्तन जो आएगा वो एस और वी के कारण आएगा। तो एस और वी के कारण आएगा तो देखो, यू में परिवर्तन आएगा तो एस में भी परिवर्तन आना चाहिए और वी में भी परिवर्तन आना चाहिए। इसका मतलब इनमें परिवर्तन आया होगा तभी तो इसमें परिवर्तन ये इनको देख के फॉलो करेगा। जैसे जनरल सी बात है बच्चों कि अपने मोहल्ले में एक आप हो और एक आपका एक फ्रेंड और रहता है। तो अगर आपके फ्रेंड में पहले कोई परिवर्तन नहीं था और आप में भी कोई परिवर्तन नहीं है, अब मान लो आपके फ्रेंड ने अपने आप में परिवर्तन किया, ये आपके फ्रेंड हैं, इन्होंने अपने आप में परिवर्तन किया, तो उनको देखकर आपको भी अपने आप में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। अगर उनके साथ रहना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर उनके साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप, उन्होंने अगर अपने में परिवर्तन किया है
तो आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम u में परिवर्तन कर रहे हैं तो s में भी परिवर्तन होगा, v में भी, या v में और s में परिवर्तन कर रहे हैं तो u में भी परिवर्तन होगा बच्चों। तो अब अगर हम ये कहें बच्चों कि s के जस्ट सामने तिर्यक रूप से कौन है, t है, तो वो s के साथ लिख देते हैं। और इसी प्रकार से v के जस्ट सामने तिर्यक रूप से कौन है, p है, तो p लिख देते हैं। तो TDS और PDV बनेंगे। लेकिन हमने ये कहा था बच्चों S और P बिना अवकलन के आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ये थर्ड गाइडलाइन थी हमारी। तो थर्ड गाइडलाइन ये कहती है हमें कि S और P में से कोई भी बिना अवकलन के आ जाए तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो देखो S तो अवकलन के साथ आया है DS, लेकिन P अकेला ही आया है, P में DP नहीं है, तो P अकेला आया है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरह से हमने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया है वैसे ही F में भी परिवर्तन कर सकते हैं, G में भी, H में भी। U में परिवर्तन आया इन दोनों के कारण, F में परिवर्तन आएगा इन दोनों के कारण, G में परिवर्तन आएगा P और T के कारण, और H में परिवर्तन आएगा S और P के कारण बच्चों। तो ये परिवर्तन हमने लास्ट क्लास में बच्चों देखे थे। अब हम इससे आगे की बात और कर लेते हैं बच्चों थोड़ी। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट यूनिट में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि किसी ऊष्मागतिक निकाय में, किसी ऊष्मागतिक निकाय में, किसी ऊष्मागतिक निकाय को साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, किसी ऊष्मागतिक निकाय को साम्यावस्था में रखने पर, निकाय में स्थित गैस, उस निकाय के अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो अगर मैं ये कह दूं कि निकाय में स्थित गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा U बराबर AS² प्लस BS³ है, AS² प्लस BS³ है, तो निकाय का, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, निकाय का ताप ज्ञात करो। यदि निकाय यदि गैस नियत आयतन में स्थित हो, क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, किसी ऊष्मागतिक निकाय को साम्यावस्था में रखने पर निकाय में, ऊष्मागतिक निकाय है, मान लो कोई भी ऊष्मागतिक निकाय है, वो निकाय मैंने ये मान लिया, ये ऊष्मागतिक निकाय है, निकाय को साम्यावस्था में, उसे साम्यावस्था में रख दिया हमने, रखने पर निकाय में स्थित गैस, मान लो उसके अंदर गैस के कण स्थित हैं, के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, उन अणुओं की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, इतनी है, AS² प्लस BS³ है, तो गैस का ताप ज्ञात करो। तो इस गैस का टेम्परेचर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। यदि ये गैस नियत आयतन में हो, यानी इस
पात्र का आयतन फिक्स है। मान लो इस पात्र में 10 मोल गैस भरी जाती है, तो आयतन फिक्स है उसका। तो ऐसी स्थिति में आपको गैस का क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है U और पूछ क्या रहा है T। तो देखो ऐसा कौन सी स्थिति है इनमें से जिसमें U और T दोनों हों। तो देखो U और T इसी में है, केवल T इसमें है लेकिन U नहीं है, T इसमें है U नहीं है, T इसमें भी है U नहीं है। तो U और T वाली दोनों स्थितियां केवल इसी इक्वेशन में है, तो मैं इसी इक्वेशन को चुन लेता हूं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का। हम जानते हैं U बराबर क्या है, U बराबर दे रखा है AS² प्लस BS क्यूब, ये दे रखा है हमें। हम जानते क्या हैं हम, DU इज इक्वल्स टू TDS माइनस PDV, ये हम जानते हैं बच्चों। देखो ये तो दिया हुआ था, ये हम जानते हैं बच्चों। अब स्थिति क्या होगी बच्चों, स्थिति ये होगी कि साथ में क्वेश्चन में और क्या स्थिति गिवन है। देखो ये गिवन है कि टेम्परेचर कैलकुलेट करो, यानी टेम्परेचर T कैलकुलेट करना है हमें, ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पहली लाइन पे आ जाते हैं हम, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी हम सांख्यिकीय भौतिकी कब वैलिड रहेंगी, वैध रहेंगी, कब रहेंगी, जब आप फॉलो करोगे गाइडलाइन को। तो गाइडलाइन आपको अभी बताई थी हमने किस किस प्रकार की गाइडलाइंस हैं, और आप यूज करोगे क्वेश्चन में दिए हुए हिंट का। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा हिंट है जो इस क्वेश्चन को डिफाइन कर देता है बच्चों। तो देखो यहाँ क्या हिंट दिया हुआ है, यहाँ हिंट दिया हुआ है कि गैस नियत आयतन पर स्थित है। तो देखो गैस का आयतन अगर नियत है तो नियत का अवकलन क्या होगा, 0। इतना हम कह सकते हैं कि नियत का अवकलन होगा 0। तो अगर नियत का अवकलन बच्चों 0 हो जाता है तो देखो dV का मान अगर मैं यहाँ 0 रखूँ इस समीकरण में, तो 0 को किसी से भी गुणा करो वो 0 हो जाएगा वो पद। तो ये पद तो खत्म हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ से बचेगा DU बराबर TDS। DS को मैं नीचे ले जाता हूँ क्योंकि टेम्परेचर चाहिए मुझे, T कैलकुलेट करना है। तो T इज इक्वल्स टू DU, DS नीचे आ जाएगा। देखो D/DS, U का मान रख देते हैं AS² प्लस BS क्यूब। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों आएगा 2AS प्लस 3BS², ये आया। अब आपको टेम्परेचर मिला, ये टेम्परेचर ही कैलकुलेट करना था, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट जो होती है वो केल्विन में होती है। तो हम ये कह देंगे 2AS प्लस 3BS² जो होगा उतना केल्विन का ताप होगा आपका बच्चों। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, देखो ताप भी पूछा जा सकता है, ये तो ताप पूछ लिया इस क्वेश्चन में। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि एंट्रोपी नियत थी, गैस की एंट्रोपी नियत है, तो एंट्रोपी नियत है तो इस बार ये 0 हो जाता, तो आयतन के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते, तो फिर P कैलकुलेट किया जा सकता था। तो यहाँ से हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे U से हम T और P दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। U से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, T और P। तो हमारी पांचवी गाइडलाइन क्या होगी कि हम किससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। U से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, T और P। इसी तरह क्वेश्चन में अगर F दिया होता तो हम P और S कैलकुलेट कर सकते थे। अगर F दिया होता तो P और S कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में G दिया हुआ होता तो V और S कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह से H दिया हुआ होता तो S और
टी और वी कैलकुलेट कर सकते थे। तो पांचवी गाइडलाइन में हम याद रखेंगे बच्चों कि किस प्रकार की स्थिति हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में हम ये देखते हैं कि जब भी आंतरिक ऊर्जा हमें क्वेश्चन में दी हो न्यूमेरिकल में, तो हम केवल दो ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो याद रखेंगे यू जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर की स्थितियों पर डिपेंड करता होगा, इसलिए उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या टेम्परेचर और प्रेशर की स्थितियाँ यू पर निर्भर करती होंगी। तो देखो यहाँ से टेम्परेचर एक तो यहाँ करता है, एक यहाँ करता है, यानी टेम्परेचर आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी दोनों का फलन होता है। तो ताप किस किस का फलन होगा? यहाँ से मैं गाइडलाइंस बना रहा हूँ बच्चों आपकी। पांचवी गाइडलाइन हमारी ये होगी कि ये किस किस पर निर्भरता को दर्शाते हैं। साथ ही छठी गाइडलाइन जो होगी बच्चों, वो छठी गाइडलाइन ये होगी कि टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यू और एच पे। तो टेम्परेचर जो होगा वो यू और एच की फलन की स्थिति को दर्शाएगा ऊर्जाओं के पदों में। इसी प्रकार से प्रेशर जो होगा वो यू और एफ को दर्शाएगा। प्रेशर जो होगा वो यू और एफ को दर्शाएगा, यानी आंतरिक ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को। इसी तरह से गिब्स मुक्त वॉल्यूम जो है बच्चों, वॉल्यूम दर्शाएगा किसको? वॉल्यूम यहाँ और यहाँ है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज मुक्त एंथैल्पी को। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी को दर्शाएगा। इसी तरह से एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी एफ और जी को दर्शाएगी बच्चों। एफ और जी को, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इन दोनों में ही एंट्रोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है बच्चों। याद रखेंगे हम, ये सब मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ अभी। इन गाइडलाइंस को अगर याद रखोगे, क्वेश्चन के अगर हिंट को यूज कर लोगे, तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन की स्थिति नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में जो आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व नहीं की जा सके। तो सारे क्वेश्चन इसी लाइन से सोल्व हो जाते हैं। उसके लिए हमने कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनाई हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये वाली जो चारों स्थितियां हैं, ये चारों ऊर्जाओं में परिवर्तन है, ये याद रखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, दो इससे, दो इससे, दो इससे, तो 8 क्वेश्चन इन चारों इक्वेशन से बनते हैं बच्चों। 8 में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी हम पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। जब आपके यूनिट वाइज पेपर लगेंगे तो आप पेपर सोल्व करेंगे, हम उनका नेक्स्ट क्लास में उनका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। जिस दिन पेपर होगा उसके नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। अब अगली स्थिति की बात करते हैं बच्चों। अगली स्थिति है मैक्सवेल संबंध। अगली गाइडलाइन है हमारी मैक्सवेल संबंध। तो मैक्सवेल संबंधों को किस प्रकार से बनाया जाता है, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों आपका मैक्सवेल संबंध। तो मैक्सवेल संबंधों को किस प्रकार से लिखेंगे, हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, वो सब देख लेते हैं। इनकी स्थितियां देख ली जाएं। तो देखिए बच्चों, अगर हम मैक्सवेल संबंधों की बात करें तो हमें ये तो पता है, हमने एक ट्रिक सीखी थी कोडिंग। कोडिंग में हमने क्या देखा था? कोडिंग में हमने देखा था एस पी टी वी एफ जी यू और एच, यही स्थिति थी। एस से पी की तरफ जाते थे, पी से टी की तरफ आते थे, टी से वी की तरफ जाते थे, वी से एफ की तरफ, एफ से जी, जी से यू और यू से एच। ये स्थिति हमने कोडिंग की थी बच्चों इसकी। अब इस कोडिंग की सहायता से मैं मैक्सवेल इक्वेशन को ट्रिकली बना रहा हूँ कि किस प्रकार की मैक्सवेल इक्वेशंस बनेंगी। देखो मैक्सवेल संबंध जो बनते हैं बच्चों, वो हमने पिछले साल फर्स्ट ईयर में विद्युत चुंबकीय वाली बुक में भी देखे थे। लेकिन विद्युत चुंबकीय वाली बुक में जो मैक्सवेल संबंध थे वो विद्युत चुंबकीय के आधार पर मैक्सवेल संबंध थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशंस थी वो। अब यहाँ हम देख रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स में, तो थर्मोडाइनमिकल मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाएंगे। इन्हें उष्मागतिक मैक्सवेल संबंध कहते हैं। तो उष्मागतिक मैक्सवेल संबंध भी 4 प्रकार के ही होंगे बच्चों। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल संबंध 4 प्रकार के थे, उसी प्रकार से उष्मागतिक मैक्सवेल संबंध भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो 4 संबंध, उन्हें हम ट्रिकली बनाना सीखते हैं बच्चों। देखिएगा, बहुत ही इजी है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के,
और 100% आपको इसका एक क्वेश्चन मिलता है बच्चों। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इन इक्वेशंस को बनाया जा सकता है बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैंने ब्रैकेट्स बनाए और उनको इक्विवेलेंट रख दिया। इक्विवेलेंट रखने के बाद बच्चों देखो यहाँ पे हम आंशिक अवकलन के पदों की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे बच्चों। आंशिक अवकलन की स्थिति के पदों में जब हम बच्चों प्रदर्शित करेंगे इनको, तो यहाँ से देखो हमारे पास केवल 4 ही पैरामीटर यूज करेंगे, क्योंकि प्राचल तो 4 ही थे ऊष्मागतिकी के। देखो क्वेश्चन पूछेगा ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल संबंधों को समझाइए या व्युत्पन्न कीजिए, तो ऊष्मागतिकी के पढ़ने हैं हमें, और ऊष्मागतिकी के पढ़ने हैं तो ऊष्मागतिक प्राचल यूज होंगे, और ऊष्मागतिक प्राचल थे 4, एस, पी, टी और वी। तो मैं पहला लिख देता हूँ, सबसे पहले एस। देखो सबसे पहले दो इक्वेशन में मैं एस सबसे पहले लिख देता हूँ, और लास्ट दो इक्वेशन में मैं एस सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। सबसे लास्ट में लिख दिया मैंने बच्चों। लास्ट दो इक्वेशंस में मैंने क्या किया, सबसे लास्ट में इन्हें लिखा। इसके बाद जो बीच वाले दो हैं उन्हें मैंने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। अब मुझे केवल एक साइक्लिक ऑर्डर चलाना है। वो साइक्लिक ऑर्डर देखिए क्या होगा, 4 ही थे, एस, पी, टी और वी, 4 पैरामीटर थे उस गतिकी के। तो एस के बाद पी आएगा, पी के बाद टी आएगा, टी के बाद वी आएगा, और वी के बाद वापस एस आ जाएगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर चलेगा। अगर ये उल्टा हो गया, ये साइक्लिक ऑर्डर है बच्चों, अगर ये उल्टा हो गया तो एंटी साइक्लिक ऑर्डर हो जाएगा, रिवर्स साइकिल चलेगा। तो यहाँ देखो एस है, एस के बाद क्या आएगा बच्चों, पी, पी के बाद क्या आएगा, टी, टी के बाद क्या आएगा, वी। तो यहाँ टी है तो यहाँ टी बाहर आ जाएगा, और यहाँ वी है तो यहाँ वी बाहर आ जाएगा। यहाँ टी नियत होगा, यहाँ वी नियत होगा। इसी प्रकार आखिरी इक्वेशन की बात करता हूँ बच्चों में। देखो एस के बाद क्या आएगा, पी, एस के बाद पी आता है तो एस के बाद पी, पी के बाद टी, टी के बाद आएगा वी। यहाँ एस है तो इधर एस नियत हो जाएगा, यहाँ पी है तो यहाँ पी नियत हो जाएगा, पी नियत। इसी प्रकार से बीच वाली दो इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। बीच वाली दो इक्वेशन को देखिए, अगर हम ये कह दें कि ये नेगेटिव साइन है बीच वाले में, तो इनमें दोनों में पॉजिटिव साइन था तो ऑर्डर साइक्लिक चल रहा था, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ कारण ये ऑर्डर एंटी साइक्लिक चलने लगेगा। तो एंटी साइक्लिक चलने लगेगा तो ये इधर से ना चलकर इधर से चलेगा इस बार। तो एस के बाद आएगा पी, लिखेंगे वही, एस के बाद पी आता है, पी के बाद टी आता है, टी के बाद वी आता है, लेकिन लिखना उल्टा पड़ेगा इस बार नेगेटिव साइन के कारण। तो एस के बारे में बाद पी, पी के बाद टी, टी के बाद वी। इधर टी है तो टी के रेस्पेक्ट में अवकलन है तो टी नियत, और इधर पी के रेस्पेक्ट में अवकलन है तो पी नियत। इसी तरह से बच्चों एस के बाद नेगेटिव साइन के कारण आना तो चाहिए था ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण एंटी साइक्लिक चलेगा। तो एस के बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा टी, और टी के बाद आएगा वी। एस के बाद पी, पी के बाद टी, और टी के बाद वी। यहाँ वी है तो इधर वी नियत, यहाँ एस के सापेक्ष परिवर्तन है तो एस नियत। तो ये आपका मैक्सवेल संबंध कहलाएगा। एक इसी प्रकार से एक मैक्सवेल संबंध आपका ये कहलाएगा, एक मैक्सवेल संबंध आपका ये कहलाएगा, एक मैक्सवेल संबंध आपका ये कहलाएगा। ये 4 मैक्सवेल संबंध कहलाएंगे बच्चों आपके। लेकिन केवल और केवल ये मैक्सवेल संबंध बनाने की ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं बच्चों। डायरेक्ट एग्जाम में आप चेक कर सकते हो, और न्यूमेरिकल में आपके बहुत ज़्यादा यूज आने वाली हैं। बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से अभी तक मैंने ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम फिजिक्स का नहीं देखा है बच्चों जिसमें अगर फिजिक्स का ये टॉपिक सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक आधे।
क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो याद रखेंगे मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध हैं, ये 4 संबंध हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये पहला संबंध ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमें ये पता है कि ये चारों हैं वो जो मैक्सवेल ने दिए थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही पहला दिया था। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब डेराइव करेंगे तब बताएंगे कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा संबंध कौन सा था और चौथा संबंध कौन सा था बच्चों। तो ये संबंधों की स्थिति के बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे उससे। तो ये स्थितियां थी, ये इन स्थितियों के आधार पर हमने कंडीशन मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों की स्थितियों को समझाया है बच्चों। अगली क्लास में बच्चों हम इसकी स्थितियों को आगे डेराइव भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैक्सवेल के संबंधों की शॉर्ट ट्रिक्स बनाना सीख चुके हैं। तो 7वीं गाइडलाइन हमें मैक्सवेल संबंधों की शॉर्ट ट्रिक की पता होनी चाहिए। थर्मोडाइनेमिकल मैक्सवेल इक्वेशंस या रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन जो होंगे वो आपको पता होने चाहिए बच्चों। थर्मोडाइनेमिकल मैक्सवेल रिलेशन कैसे हो सकते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई जाती है, वो आनी चाहिए। तो ये 6-7 गाइडलाइंस हैं, 1-2 गाइडलाइंस की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताई जाएंगी बच्चों। तो याद रखेंगे, थर्मोडाइनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल वाले पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में ये लाइन ऐसी की ऐसी याद रहनी चाहिए, सीक्वेंस याद रहना चाहिए, फिर कोडिंग याद रहनी चाहिए, फिर एस और पी अगर बिना अवकलन के हैं तो ये याद रहना चाहिए कि वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। फिर ऊष्मागतिक ऊर्जाओं में परिवर्तन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कोडिंग से, वो ज्ञात होना चाहिए आपको। उसके बाद उन कोडिंग्स के आधार पर ये चेक करना आना चाहिए कि यू किस किस के ऊपर निर्भर करता है, एफ किस पर निर्भर करता है, जी किस पर और एच किस पर। तो ये चारों ऊर्जाएं किस किस पैरामीटर पर निर्भर करती हैं, इसी प्रकार से चारों पैरामीटर किन किन ऊर्जाओं पर निर्भर करते हैं ये पता होना चाहिए हमें। इसके बाद हमें आखिरी स्थिति पता होनी चाहिए, आखिरी गाइडलाइन है हमारी थर्मोडाइनेमिकल मैक्सवेल रिलेशन की शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई जाती है बच्चों, वो ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ तक की क्लासेज के लिए हमें पूरी स्थिति थर्मोडाइनेमिक्स की पता चल चुकी है। इससे आगे की स्थिति जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो अब ऊष्मागतिकी की फर्स्ट यूनिट की कंडीशन को हम शुरू कर देंगे। ये इसके चारों, इस किताब की चारों यूनिटों की बेसिक स्थिति को एक्सप्लेन करती है बच्चों। तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली लाइन जो है हमने लिखी है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स वैलिडेट फॉलो गाइडलाइन एंड यूजफुल हिंट्स। ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी, सांख्यिकीय भौतिकी तथा ऊष्मागतिकी तभी वैध रहेंगी जब आप फॉलो करेंगे किसे, किसी दी गई गाइडलाइन को, तथा यूज करेंगे किसे, जो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया जाता है उस क्वेश्चन के हिंट को। तो अगर आप हिंट को यूज करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इन दोनों ही स्थितियों को हल करते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम उस स्थिति को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी, इसे रब कर रहा हूँ मैं, आपको याद रहना चाहिए। पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा, इसी तरीके से 8वें नंबर पे कौन कौन सी स्थितियाँ याद होनी चाहिए आपको। पहले नंबर पे होगा बच्चों एस, दूसरे नंबर पे होगा पी, तीसरे नंबर पे होगा टी, चौथे नंबर पे होगा वी, 5वें नंबर पे होगा एफ, 6ठे नंबर पे होगा जी, 7वें नंबर पे होगा यू और 8वें नंबर पे होगा बच्चों एच। तो याद रखेंगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स वैलिड रहेंगी। कब वैलिड रहेंगी? जब आप फॉलो करोगे किसी गाइडलाइन को और यूज करोगे किसी हिंट का। तो ये सब स्थितियां आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब अगली क्लास की बात हम करते हैं बच्चों फर्स्ट यूनिट की। अगली क्लास में फर्स्ट यूनिट में जब बच्चों हम पढ़ेंगे वो ऊष्मागतिकी के नियमों से रिलेटेड स्थितियां पढ़ेंगे। तो नियमों से रिलेटेड स्थितियों को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों की ऊष्मागतिकी में कितने प्रकार के नियम डिफाइन किए गए। तो मैं एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ। ऊष्मागतिकी में देखो बच्चों, फर्स्ट नियम जब आया ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडाइनमिक्स में फर्स्ट और सेकंड लॉ ही हैं। इसके बाद एक लॉ और आया सेकंड लॉ।
इसके बाद सेकंड लॉ को एक्सटेंड करके एक लॉ और बनाया गया, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, नेनस्ट ऊष्मा प्रयोग, थर्ड लॉ। लेकिन थर्ड लॉ के बाद बच्चों एक लॉ और आया, वो होना तो चाहिए था फोर्थ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन उसकी कंडीशंस ऐसी थी कि वो ऊष्मागतिकी में सबसे पहले आए। लेकिन सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ आ चुका था, इसलिए फर्स्ट लॉ की जगह तो अब बदल नहीं सकती थी, इसलिए उसे फर्स्ट से भी पहले लाया गया और उसे नाम दिया गया जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इस प्रकार की कुछ ऊष्मागतिकी के नियमों की स्थितियां हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को डिस्कस करते हैं। हालांकि वो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम सबसे अंत में आया था, लेकिन वो ऐसी स्थिति को दर्शाता था कि ऊष्मागतिकी में वो सबसे पहले आए। अब पहले तो फर्स्ट लॉ को दिया जा चुका था, फर्स्ट लॉ को पहला नाम, तो इसलिए इसे फर्स्ट से भी पहले रखा गया, जिसे हमने कहा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अब देखो बच्चों, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहता क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम का। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। देखो बच्चों, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है। पहली चीज तो बच्चों की, ऊष्मागतिकी के जितने भी नियम लगेंगे वो ज्यादातर लगभग स्थितियों में हम गैसों के लिए ही प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि हम गैसों के लिए ही ये सब स्थितियां पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले गैसों के लिए ये स्थिति पढ़ूंगा। मान लो कोई गैस किसी निकाय में भरी हुई है या रखी हुई है, तो हम ये कह देंगे कि गैस के अंदर गैस के अणु रखे होंगे। तो मान लो किसी गैस के अंदर एक अणु तो है ए, दूसरा अणु है बी और तीसरा अणु है सी। ये तीन अणु रखे हुए हैं और ये जिस पात्र में, जिस निकाय के अंदर रखे हुए हैं, वो निकाय है ऊष्मागतिक साम्य में, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में। तो याद रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट रिलीज कर रहा हूं मैं। स्टेटमेंट क्या कहता है ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम का? ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम का स्टेटमेंट ये कहता है, कथन ये कहता है कि किसी ऊष्मागतिक निकाय के अंदर यदि ऊष्मागतिक निकाय साम्यावस्था में रखा हुआ हो, यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मीय साम्य में हो, ऊष्मीय साम्य में हो, तो उस ऊष्मीय साम्य में ए का बी से, बी का ए से वही संबंध होगा जो बी का सी से, सी का बी से होता है। तब ए व सी तथा सी व ए में भी वही संबंध
होना चाहिए। ये बच्चों स्टेटमेंट है ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम का कि यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मीय साम्य में रखा हुआ है तो उस ऊष्मीय साम्य में ए का बी के साथ संबंध या बी का ए के साथ संबंध, ए का बी के साथ या बी का ए के साथ वही संबंध होगा जो बी का सी के साथ है और सी का बी के साथ है। यानी इन दोनों के संबंध सेम होंगे। जैसे ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होना चाहिए, ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होना चाहिए। तो इन दोनों को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, तो बी व सी का सी व बी का संबंध होता है वही होना चाहिए। तब ए व सी तथा सी व ए में भी वही संबंध होना चाहिए। तब ए और सी में और सी और, तो बच्चों देखो, यदि हम ऊष्मागतिक निकाय की बात ऊष्मीय साम्य में करेंगे तो उस ऊष्मीय साम्य की जगह में अगर ब्लड रिलेशन को ले लूं तो ब्लड रिलेशन में मान लो यहां पर मैं ये कहता हूं कि ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। इसका नाम मैंने लिख दिया विपिन है और इसका नाम मैंने लिख दिया नितिन है। अब मान लो सचिन, विपिन और नितिन तीन भाई हैं, तो सचिन का विपिन के साथ वही संबंध होगा जो विपिन का सचिन के साथ है। यानी मैं इसका भाई हूं तो ये भी मेरा भाई है। अब विपिन और नितिन भी तो भाई हैं आपस में, क्योंकि हम तीनों भाई थे, तो इसका संबंध इसके साथ वही होगा जो इसका इसके साथ है। यानी ये इसका भाई होगा तो ये भी इसका भाई होगा। तो इसी प्रकार की स्थिति में यदि यहाँ देखें तो ये और ये भी तो आपस में भाई ही होंगे। तो याद रखेंगे बच्चों, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है कि यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मीय साम्य में हो, यहाँ वो ऊष्मीय साम्य क्या है, ब्लड रिलेशन है, कि हमारे तीनों भाइयों के बीच में जो भाइयों का संबंध है वो ब्लड रिलेशन के कारण है। वहाँ किसके कारण था, ऊष्मीय साम्य अवस्था के कारण था, ऊष्मीय साम्य के कारण वो स्थिति बन रही थी। तो याद रखेंगे, यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मीय साम्य में हो तो उस ऊष्मीय साम्य में ए का बी के साथ तथा बी का ए के साथ वही संबंध होगा जो बी का सी के या सी का बी के साथ होता है। तब ए व सी तथा सी व ए में भी वही संबंध होना चाहिए। यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है बच्चों। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ये कोई ज़रूरी नहीं है 3 के लिए ही हो, 4 के लिए, 6 के लिए, 10 के लिए, कितने भी अणुओं के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। अनगिनत संख्याओं के लिए वह संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन वो ऊष्मीय साम्य में होने चाहिए, तभी ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को अप्लाई किया जा सकता है बच्चों। याद रखेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम ऊष्मागतिकी के नियम। ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम था। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम।